हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा मैटर किसे कहते हैं, मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो सॉलिड होता है और लिक्विड होता है, मतलब ठोस और द्रव्य की अपेक्षा जो गैस होती है वो ज़्यादा कंप्रेस्ड क्यों हो जाती है, ठीक है। और उसको ज़्यादा कंप्रेस्ड करने से क्या फ़ायदा होता है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों में कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। हमारे घरों में उपयोग किए जाने वाली द्रवित लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, पेट्रोलियम गैस, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा द्रवित। हिंदी में इसको हम लोग द्रवित अंडरलाइन कर लेते हैं, हम द्रवित पेट्रोलियम गैस, और इंग्लिश में एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। या अस्पतालों में दिए जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स में संपीड़ित गैस होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर देखा है, उसमें भी क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन वो लिक्विड के फॉर्म में होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। आजकल हम लोग क्या करने लग गए हैं, जो भी बाइक आ गई है जैसे वो इलेक्ट्रिक हो गई है, और जो सिटी बस वगैरह हो गई है, उसमें क्या यूज़ होने लगा है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस मतलब सीएनजी। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। जब हम इसको लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं और किसी सिलेंडर वगैरह में कैरी कर लेते हैं तो इसको आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हमारी नाक तक पहुँचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश के ही हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है ना। किसी के घर घी का कुछ सिका रहा हो, हलवा बन रहा हो, तो हमको पहले ही खुशबू आ जाती है। तो ऐसा कैसे होता है, अगर हम उसके घर के अंदर नहीं भी जाएंगे तो भी हमको खुशबू आ जाएगी कि किसी के घर कुछ बन रहा है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर कहाँ तक आते हैं, वो हमारी नाक तक आते हैं। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे आसपास कुछ ही क्षणों में पहुँच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। देखो, ठोस जो होता है ना, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को बेटा, जो इस क्योंकि आपको ये कंपेयर करने में भी हेल्प करेगा। देखो क्या होता है, जो ठोस होता है, देखो यहाँ पर ये क्या है, ठोस है, और ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स है। तो आप देखिए इसके मॉलिक्यूल्स, जो ठोस होता है उसके मॉलिक्यूल्स कितने आपस में चिपके हुए हैं, बिल्कुल पास पास में दिख रहे हैं। इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा दिख रही है आपको, कितने पास पास में है ना। इसलिए क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स को फैलने में टाइम लगता है, इसलिए ठोस की हमको इतनी जल्दी कोई खुशबू नहीं आएगी। द्रव्य द्रव्य के मॉलिक्यूल्स जो है ठोस से थोड़े से दूर दूर है ना। और जो गैस है देखो उसके मॉलिक्यूल कितने दूर दूर है, तो वो आसानी से फैलते हैं और हमको ज़्यादा खुशबू आती है। इसलिए कोई ठोस चीज़ है तो क्या होगा कि वो उसके मॉलिक्यूल्स इतनी आसानी से नहीं फैलेंगे, द्रव्य के फैलेंगे लेकिन उससे कम फैलेंगे। लेकिन अगर कोई गैस है तो उसकी खुशबू बहुत जल्दी फैलेगी, है ना। ठीक है, अगर मान लो सिलेंडर हमारे घर में चालू छूट जाता है और हम बाहर के रूम में है तो हमें ऐसी स्मेल आने लगती है कि जैसे कहीं से गैस लीकेज हो रही है। तो कैसे पता चलता है, क्यों, क्योंकि उस गैस के मॉलिक्यूल में फैलते हैं। इस डायग्राम में क्या किया गया है, तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों की अवस्थाओं में क्या की गई, तुलना की गई है मॉलिक्यूल्स के बीच की। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित एवं अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बढ़ता है। अब क्या होता है कि गैस जो है वो फैलती है बर्तन में, तो वो क्या करती है, उसकी दीवारों से टकराती है बर्तन की, और क्या करती है, उसके ऊपर दबाव डालती है फैलने के लिए, बाहर निकलने के लिए। और वो कितना डालती है, गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र,
लगे बल के कारण गैस पर दबाव बनता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर बेटा हम सारे एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम अभी चैप्टर को ही एक्सप्लेन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? मतलब क्या ठोस लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैस बन सकती है ना। हम क्या देखते हैं कि अवस्था मतलब उसकी भौतिक अवस्था, उसके रूप को बदलना, कैसे बदलता है वो, है ना। हम पढ़ेंगे। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जल को हम क्या कर सकते हैं, तीनों अवस्थाओं में बदल सकते हैं। जैसे ठोस जल किस रूप में होता है, बर्फ, द्रव्य में गैस, और गैस में जब जलवाष्प गैस में कब होता है, जब जलवाष्प जो होती है, मतलब जो जल होता है उसकी वाष्प जब आप उसको गर्म करते हो तो वो किस में बदल जाता है, जलवाष्प में, ठीक है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? हमें ज़रूर खोजना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। मतलब अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो इनकी अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो आपको एक एक्टिविटी करके दिखाया गया है। एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा ले एवं 1.6 के अनुसार उसको प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर बर्फ को छू रहा हो, इस तरीके से। देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आइस क्यूब से कुछ बर्फ़ है और ये बीकर है और ये थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको यहाँ पर ऐसा रखा गया है कि क्या हो, ये बल्ब जो है इस बर्फ़ को टच कर दे, ताकि अब जब ये बर्फ़ गर्म होगी तो इसका टेम्परेचर हमको थर्मामीटर में आसानी से नोट डाउन हो सके, ठीक है। करते हैं हम लोग, देखिए डायग्राम समझ में आया। ये स्टैंड है आपका, ये लोहे का स्टैंड होता है बेटा, ये थर्मामीटर होता है जिससे हम तापमान नापते हैं। ये कांच की छड़ जिसको हम क्या करते हैं, हिला सकते हैं, इससे शेक कर सकते हैं। ये बीकर होता है, अंदर बर्फ़ है, और ये बर्नर है जो जलती है, स्प्रिट होती है इसके अंदर जिससे ये जलता है, ओके। अब आप एक्सरसाइज समझे। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान को नोट करें। धीरे धीरे देखना आप लोग, क्या होगी, जो वो बर्फ़ होगी ना वो अपने आप से क्या होगी, पिघलने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, उसके तापमान को बढ़ा दिया। अब वो फ्रिज से निकाली तो क्या थी, वो उसका तापमान बहुत कम था, इसलिए तो पानी बर्फ़ बन गया, है ना। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान को नोट कर ले। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो उस तापमान को भी आप क्या करें, नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन को लिखें कि कितनी देर में और कितने तापमान पे जो बर्फ़ थी वो क्या बन गई, जल बन गई। तो मतलब ठोस किस में परिवर्तित हो गया बेटा, यहाँ पर ठोस जो है वो द्रव्य में परिवर्तित हो गया, ओके गुड। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए उसको क्या करें, गर्म होने दे और जल को उबलने दे जब तक जल पूरी तरीके से उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए, जब तक उस पानी में से क्या नहीं निकलने लगे, धुआं ना निकलने लगे, मतलब वाष्प ना आने लगे, तब तक आप उसको गर्म होने लें। जल की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को नोट कीजिए कि कितने टेम्परेचर पे जो है वो जल किस में बदल गया, गैसीय अवस्था में। देखो बेटा, अगर द्रव्य ठोस में बदलेगा, मतलब जल जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट होगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और अगर जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित होगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलना चालू हो जाता है, ठीक है। आप नोट करके देख सकते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, अगर ठोस जो है उसमें अपन टेम्परेचर में वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाने लगेगा, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी गति बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज से कंपन करने लगते हैं। क्या करते हैं वो, बहुत तेज स्पीड से क्या करने लगते हैं, उनमें कंपन होने लगता है।
ऊष्मा के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर देती है और उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली बैंड है वो क्या कर देते हैं, टूट जाते हैं। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर और क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, इधर उधर फैलने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है। क्या बन जाता है, द्रव्य बन जाता है और वह गलनांक कहलाता है। अब यहाँ पर गलनांक की परिभाषा दी गई है आपको। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, वह अवस्था गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव में अवस्था में परिवर्तन होने के संलग्न भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। अगर हम कह रहे हैं कि ठोस जो है वो क्या हो गया है, गलने की प्रक्रिया, गल गया है मतलब द्रव्य में परिवर्तित हो गया, तो फिर अब उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ चली गई। पढ़ते हैं। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक तक पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक तापमान नहीं बदलता। ठीक है, जब तक थर्मामीटर में तब तक कोई रीडिंग नहीं आएगी जब तक पूरी बर्फ क्या नहीं होगी, पिघलने नहीं लगेगी। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में ऊष्मा का उपयोग हुआ है। मतलब क्या हुआ है, जो पदार्थ है वो ऊष्मा में उसमें परिवर्तन ही कब आएगा, जब उसकी ऊष्मा ऊर्जा को हम उपयोग करेंगे। क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। अगर अपन तापमान में वृद्धि नहीं करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, ऊष्मीय ऊर्जा अंदर रहेगी, अवशोषित रहेगी। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ये माना जाता है कि कहाँ रहती है, बीकर में रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त मतलब जो हमको दिखाई नहीं देती। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडल दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या फिर हम केल्विन में नापे तो 273 केल्विन। पर जलों के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। मतलब जब आप इसको क्या कर दोगे, एनर्जी दोगे तो उसमें ज़्यादा गति होगी, उसके कण क्या करेंगे, ज़्यादा स्वतंत्र होने के लिए भागेंगे। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब कण बिल्कुल स्वतंत्र होने लगते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है। इस तापमान पर द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल का वह दाब पर तापमान वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव्य के सभी कणों का इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। जल के लिए यह तापमान क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको कैसे हम निकाला तो बेटा क्या होता है, केल्विन में क्या होता है 373। हम क्या करते हैं, हमने देखा कि जो बर्फ़ है उसका तापमान क्या है 273 केल्विन है। अब जब इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया तो ये क्या हो गया, किस में परिवर्तित हो गया, वाष्प में परिवर्तित होने लगा। मतलब इसका टोटल तापमान कितना हो गया 373। ये क्वथनांक होता है आपके जल का केल्विन में, और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस।
क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली। देखो, ठोस जो है, अगर आप इसको एनर्जी दोगे, मतलब इसको यहाँ पर समझिए आप इजी तरीके से, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। देखो, ठोस जो है, अगर हम ठोस को क्या देते हैं बेटा, ऊष्मा देते हैं, मतलब उसका तापमान को बढ़ा देते हैं, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? आपका द्रव्य में। किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव्य में। और अगर आप इसको और ज़्यादा ऊष्मा दे दोगे, और ज़्यादा इसके तापमान को बढ़ा दोगे, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में। वैसे ही क्या होता है, जो गैस के कण होते हैं, गैस को अगर आप ठंडा करोगे तो इसको शीतलता मतलब ठंडा, अगर आपने इसको ठंडा किया तो वो द्रव्य अवस्था में आ जाएगा। उसको आपने और ठंडा किया तो वो वापस किस में चला जाएगा? ठोस अवस्था में। मतलब बेटा यहाँ पर क्लियर है कि जो पदार्थ होता है इसकी अवस्थाएं आपस में इंटरचेंज होती है। आप ठोस को द्रव्य में बदल सकते हो, द्रव्य को गैस में बदल सकते हो, गैस को आप पुनः द्रव्य में बदल सकते हो, और द्रव्य को पुनः ठोस में बदल सकते हो। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब अगर हम तापमान बदल दें तो क्या होगा? पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, आप लोग पूजा करते हो तो आप लोग कपूर यूज़ करते हो। क्या? कपूर। कपूर को देखना, आप जब कपूर को जलाते हो तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, देन जब आप उसको जलाते हो तो वो डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है। उसका लिक्विड कभी देखा है क्या आपने? कभी बचता है इसका लिक्विड? नहीं, है ना? तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट क्या बन जाते हैं? गैस बन जाते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम लोग क्या करेंगे? अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय।